तो आप लोग बोल रहे थे कि सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसलिए होता है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है और उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट काम है। बात ये सही है, बट ये मेन रीजन नहीं। मेन रीजन ये है कि फैट इज ऑयल है, ऑयल नहीं है, और इसको एब्जॉर्ब होना है किसमें? ब्लड में, जो कि क्या है? वाटर। मतलब आप तेल को पानी में घोलना चाहते हैं, तेल को पानी में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। इज इट सिंपलर और नॉट? इट इज सिंपलर टास्क और डिफिकल्ट टास्क? Difficult. Difficult task. To make it simpler for lipids and fats to be absorbed in our bloodstream, it is emulsified. Now, what is emulsification of fat? So let me make it very clear. Emulsification of fat कैसे होता है? सबको एकदम ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन दिख रहा होगा अभी? Yes, sir. ये देखिए, ये एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसको हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, कोई एक छोटा मॉलिक्यूल को उठाओ, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना इज इमल्सिफिकेशन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना इज इमल्सिफिकेशन। नाउ अभी देखो, अगर चूंकि फैट चूंकि पानी में है तो ये ऐसे गोल बॉल के फॉर्म में होगा, बॉल के फॉर्म में। देखते हो तेल जैसे ही पानी के ऊपर डालते हैं वो अपना एक लेयर, बूंद बूंद गोल गोल लेयर बना के तैयार हो जाता है। नोटिस किया ऐसा? कभी Yes, दूध sir. देखो, Yes, दूध के sir. ऊपर जो घी है वो चमकता है कैसे, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। आप चम्मच से सिर्फ घी को निकाल सकते हो, ऐसा एकदम सेपरेट रहता है, होता है ना? मतलब अगर इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्ट करना है तो वो सिर्फ उसके ओपन सरफेस पे कर सकता है, आउटर एंड पे। अंदर में हो पाएगा क्योंकि यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंच रहा है क्या? यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंच रहा है? No. नहीं। आप खुद सोचो ना, एक ऐसा बॉल है, ये देखो, ये एक ऐसा बॉल है। इस बॉल को आप पानी में भिंगा रहे हो अगर, तो पानी कहाँ सट रहा है, इसके सरफेस पे या इसके अंदर? Surface पर. सरफेस पे। Surface दैट्स इट पे. ना। ये फैट मॉलिक्यूल ऐसा ही बॉल के शेप में है। अब आप इसको डाइजेस्टिव एंजाइम में डुबाओगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ सटेगा? इसके सरफेस पे। तो डाइजेशन कहाँ होगा? इसके सरफेस पे, अंदर में होगा क्या डाइजेशन? नहीं होगा. नहीं भैया। मतलब डाइजेशन बहुत स्लो हो जाएगा। सरफेस वाला मान लो, पहले ये वाला लेयर डाइजेस्ट हुआ, फिर अंदर में दूसरे लेयर तक पहुंचेगा एंजाइम, इसको डाइजेस्ट कर लिया तब यहां पहुंचेगा, फिर इसको भी डाइजेस्ट कर लिया तब यहां पहुंचेगा, ऐसे करके होगा। समझ रहे हो बात, कितना स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस? Yes, sir. बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि आप इतने बड़े मॉलिक्यूल को अगर ऐसा छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिए, मतलब एक बड़े से बॉल को अगर आप छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट कर दिए, तो आप एक बार में डुबाओगे तो जब बॉल के चारों तरफ ज्यादा एंजाइम एक्ट करेगा क्योंकि बॉल छोटा छोटा में कन्वर्ट हो चुका है। Yes, sir. समझ रहे हो? तो एक तो डाइजेशन फास्ट हो गया। इमल्सिफिकेशन इसलिए भी करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होने के बाद उसका डाइजेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? ये है डाइजेशन ऑफ फैट। इसको तोड़ना वाज इमल्सिफिकेशन। ये क्या है? इमल्सिफिकेशन। तो इतना देर लैपटॉप के पीछे बैठे ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा लिखने का। हाँ, अभी लिखता हूँ। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन समझे? ब्रेक डाउन ऑफ अ बिगर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Okay. The next is digestion of fat. Digestion of fat actually means action of digestive enzymes on the fat surface so as to digest them into simpler particles. Digestion of fat simply means action of enzymes, action of enzymes on the fat molecule to break it into simpler particle, not smaller particle. There is a very big difference between smaller particle and simpler particle. Smaller particle मतलब तुमको कुट्टी कुट्टी काट दिए, तुम्हारा smaller particle हो गया, और तुमको डाइजेस्टिव एंजाइम से नहवा दिए तब तुम डाइजेशन हो गया, मतलब तुम्हारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया। समझे बात? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब आपको डाइजेशन और इमल्सिफिकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक काम, उसके बाद देखो, सिर्फ इतना पे ही नहीं रुकता हमारा मॉलिक्यूल, सिर्फ इतना पे नहीं रुकता। एक बार जब एक बड़े मॉलिक्यूल को हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो उसका डाइजेशन तो हो जाएगा, बट डाइजेशन होकर भी क्या बनेगा? फैट डाइजेस्ट होकर क्या बनता है?
Fatty acid and glycerol. बिल्कुल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो यहाँ भी तो टेंशन ही है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी तो टेंशन है, ये भी तो फैट का ही रूप है। क्या ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इतनी आसानी से? नहीं होगा भैया। नहीं होगा। No sir. इससे बचने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये एक फैट मॉलिक्यूल है, ये वाला देखो, इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इस फैट मॉलिक्यूल को चारों तरफ से प्रोटीन ऐसे घेर लेता है। मतलब फैट मॉलिक्यूल्स कोटेड विथ प्रोटीन, क्या है ये? Protein. फैट मॉलिक्यूल है, कोट हुआ है प्रोटीन से। फैट मॉलिक्यूल्स कोटेड विथ प्रोटीन। अब जरा बताओ, ये फैट मॉलिक्यूल है या नहीं है? है। है, Yes, फैट sir. मॉलिक्यूल ही है। लेकिन फैट मॉलिक्यूल कवर किससे हो गया है? Protein sir. प्रोटीन से। अच्छा एक बात बताओ, तुमको पानी से डर लगता है, तुम पानी में जाओगे? No sir. नहीं। लेकिन अगर हम तुमको रेनकोट पहना देंगे तब जाएंगे। जा सकते हो, क्योंकि तुमको फिर पानी कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, Yes, पानी sir. तुम्हें सट ही नहीं पाएगा। तो ये फैट एक्चुअली में डायरेक्टली अगर एब्जॉर्ब करना होता तो नहीं होता। बोलता नहीं, हमको बहुत डर लगता है, प्लीज हमको नहीं नहाना है। ठंड के दिन में नहाने से पहले तुम लोग भी घर में ऐसे ही रोते होगे, Yes. मम्मी डंडा लेकर ना, हमको सबूत चाहिए, बाल भींगा होना चाहिए। कितना खाना नहीं मिलता है। बाल भींगा लेता है, मम्मी नहा लिया Yes. खुश है ना। मैं बोलता हूँ ना, गोरा नहीं लग रहा, पक्का नहीं नहाए होगे। कई बार तो जबरदस्ती 2 बार नहाना पड़ जाता है। खैर कोई नहीं। तो फैट मॉलिक्यूल देख पा रहे हो प्रोटीन से कवर्ड है। तो फैट Yes. मॉलिक्यूल खुद तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से जब कवर हो गया तब वो वाटर में आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है। वाटर मतलब ब्लड, क्योंकि हमारा ब्लड इज मैक्सिमम मेड अप ऑफ वाटर। अब बताओ कोई कष्ट परेशानी? No sir. कोई कष्ट परेशानी नहीं। बुझाया? Yes sir. बुझाया। बुझाया, गुड। आइश कर साथ दिया रहकर सर। तुम लोगों का लैंग्वेज भी सुधर रहा है, शाबाश, संगति का असर है। Yes sir. ये वाला बात हम लोग कर लिए थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का, सरफेस एरिया पर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता, ये भी पढ़ लिए थे। हाँ अच्छा, ये सब कुछ हो गया। अब जिसको एब्जॉर्ब होना था, जिसको जितना ब्रेक होना था वो तो हो गया। अब कुछ थेथर चीज भी होता है हमारे बॉडी में, जो ना तो एब्जॉर्ब होगा ना ही ब्रेक डाउन होगा। तो उसको क्या करेंगे? उसको लात मारेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचा देंगे? इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ क्या होता है, कुछ होता है लार्ज इंटेस्टाइन में या नहीं? पानी absorption of वेरी water. गुड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने के बाद अब वो फीकस जो है वो आपके ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा, और वहां से जब भी आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगा वहां से बाहर निकल जाएगा, अगर यूरिन है तो। और अगर फीकल मैटर है तो जब भी आपका बाउल मूवमेंट अगर ठीक रहा तो सुबह, नहीं तो जब भी बाउल मूवमेंट की वजह से आपको स्टिमुलस मिले उस वक्त होगा बाहर। एक बात और ध्यान रखना, आपका जो एनस है, एनस समझ गए? Yes sir. हाँ। अच्छा, एनस और यूरेथ्रा में डिफरेंस होता है। आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेथ्रा में वहां पे भैया मतलब कुछ देर तक जाके स्टोर रहता है यूरेथ्रा में, मतलब अच्छा, और यूरेथ्रा में नहीं रहता, यूरिनरी शायद ब्लैडर में रहता ये है। सब ब्लैडर में रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टूल स्टोर होता है? नो सर, यूरिन स्टोर यूरिन होता होता है। है। अच्छा, स्टूल का क्या होता है? ये स्टोर होता है बॉडी में या नहीं? सीधा निकलते ही जाता है, आप खाना खाए सीधा भागे बाथरूम, ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता नो है। सर, नहीं होता ना, रेक्टम वो में भी हाँ, स्टोर रेक्टम होता में है। स्टोर होता है, दैट्स इट। ठीक है, एनस और यूरेथ्रा में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एनस कहाँ होगा? एनस से मतलब क्या होता है, स्टूल पास आउट होता है या यूरिन? यूरिन। स्टूल। स्टूल। फिशेस। सॉलिड वेस्ट को स्टूल बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड वेस्ट को स्टूल बोलते हैं और लिक्विड वेस्ट को यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन पास आउट होता है यूरेथ्रा से और स्टूल पास होता है एनस से, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा एनस है ना, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर जो होता है ना, ये वॉलेंट्री होता है। यस सर। डिफरेंस देखो, वॉलेंट्री, हम अपना स्टूल को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कर सर सकते ये हैं हम ना? पे डिपेंड होती है। यस सर। ये हम पे हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि जो स्टमक वाला था वो ऐसा था कि नो मान सर, लो नो पानी सर। पी लिए
पानी पीने के बाद कोई बोल दिया ये जूठा था, तो पता चला अच्छा पेट में जाने से रोक दिया, वहां से ऊपर खींच रहे हैं, वापस निकल। ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। भैया हमारा एलिमेंट्री कनाल में, मतलब अगर हम अपना ऑसिफेगस का बात करें तो सिर्फ 1/3 पार्ट, अपर 1/3 पार्ट, यहां तक अगर खाना रहेगा तो ऊपर खींच सकते हो, वो वॉलेंट्री होता है। और उसके बाद यहां से नीचे जहां चला गया उसके बाद फिर इनवॉलेंट्री, फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता। नोटिस किए कभी ऐसा? यस सर। हाँ भैया मान लो खाना खाए, मान लो देखिए कुछ अच्छा सब्जी बना था, आज सब्जी बना बचा रह गया, कल लूट लिए, एक टेस्ट पहले निकल गए, उसके बाद जब दूसरा खाए चला कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, लगता है खराब हो गया, तब लगता है कि ले तो धोखा हो गया, फिर यहाँ से वापस निकालते हैं। करते नहीं करते? यस सर। दिस इज वॉलेंट्री, इतना दूर का पार्ट वॉलेंट्री है, उसके बाद इनवॉलेंट्री शुरू हो जाता है। उसी तरह स्टमक वाला जो पायलरिक स्फिंक्टर था वो भी इनवॉलेंट्री था, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जबकि ये वाला एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होता है। होता है। समझे नहीं समझे? यस। समझे ना कहे तो सब फील किया होगा, है ना? कुछ बातें फील करके ज्यादा समझ में आता है। चलो आगे, अब शायद लिखना है, अब नहीं हमको लगता है कुछ। डेंटल कैरीज, बताए दांतों का थे ना? सड़न। क्या? नहीं नहीं, वो डेंटल फॉर्मूला बताए थे। डेंटल फार्मूला बताए थे। 2 1 2 3। ये देखते ही हमको सबसे पहले याद आता है कि आपके दांतों में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं? बताओ। सर है। है या नहीं है? देखो एक क्वेश्चन है और दूसरा नहीं है। देखो है या नहीं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दांतों में सड़न है कि नहीं ये बता दीजिए। नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है, ठीक है। डेंटल कैरीज का मतलब ही होता है दांतों में सड़न। रुको हम दांत दिखाते हैं तुमको अच्छे से। क्या एक सेकंड डायग्राम ऑफ टिथ, डायग्राम ऑफ टिथ। फिर बिलाई नहीं ना आएगा? बस तुम्हारे टाइप बुड़बक नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसको बिलाई खोज रहे थे, बिलाई ढूंढ के दे। हाइपर टैलेंट। देखो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हमको मिला है, एकदम खुशी हो रहा है आपका शेयर करते हुए। आपको खुशी हो रहा है कि नहीं? वो 36 पेयर वाला मतलब पूरा दांत निकालिए नहीं तो आधा जॉ टाइप का हो गया। हमको एक दांत दिखाना है तेरे को। कैसा दांत? इस नेटवर्क को क्या हुआ? हाँ मिला मिला मिला। वाह, ये किसका दांत है? ये पक्का अरपना का होगा। ना इतना खराब नहीं है। नहीं बहुत बड़ा दांत है, डायनासोर का दांत लग रहा है ये। ये देखो किसका दांत है? किनारा फिश का। तुमको पता है फिश का जो दांत होता है ना, वो उसके फिन्स का मॉडिफिकेशन होता है, स्केल्स होता है ना उसके बॉडी पे, उसका मॉडिफिकेशन होता है। देख रहे हो ये कांटा कांटा तक निकला, ऊपर देखो, ऊपर देख रहे हो? ये देखो ये 100 फिश है, ये भी एक फिश है। 11th में कोई बायोलॉजी ले रहा है? अनुषा तो ले रही है, हमको यस याद है। सर, और कोई? यस सर। अच्छा ठीक है, जो लोग भी लेगा उन लोगों को हम 11th में पढ़ाएंगे। ये इसको बोलते हैं सॉफिस, इसका साइंटिफिक नेम है प्रिस्टिस। ये देखो इसका एकदम यहाँ पे सुई की तरह होता है दांत, देख रहे हो? इधर इतना सारा, आगे में केवल दांत ही, इधर पूरा दांत है, इधर भी पूरा दांत। ये किसका दांत है? ये हमारा ही दांत है। ये देखो हमारा एक्चुअल दांत, जिसको देखने के लिए निगाहें तरस गई थी। थोड़ा बड़ा हुआ ये दांत। हाँ भैया। ठीक है, ध्यान से देखो, दांत के ऊपर सबसे ऊपर ये कौन सा लेयर? इनेमल। इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर टीथ, या आवर बॉडी बोल लो और खुशी होगा हमको। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक? बॉडी बॉडी टीथ नहीं, पूरे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट यही होता है। अच्छा इनेमल के जस्ट नीचे देखो कौन सा है, यहाँ पे ई छूटा हुआ है, डेंटिन। डेंटाइन होता है, DENTINE, ई छूटा हुआ है, ठीक है? उसके बाद देखो पल्प, देखो हमारा दांत जिंदा चीज है, दांत का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इज डेड, बट अंदर में देखो जीवन है, देख रहे हो? नर्व वेसल भी आया हुआ है, ब्लड वेसल भी आया हुआ, देख रहे हो? और इसीलिए जब दांत टूटता है तो यहां से टूटता है और हमको दर्द होता है, क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है, नर्व वेसल डैमेज हो रहा है। अगर इतना दूर टूटे ना तो पता नहीं चलेगा।
अगर मान लो सिर्फ यहाँ से कोना वोना हल्का सा टूटे तो पता नहीं चलता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे एसिडिक मीडियम आएगा तो ये जो चूंकि इनेमल मिनरल है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो जो केमिकल है वो उसको, जो भी एसिड्स होगा ना, वो इस केमिकल के साथ, इस मिनरल के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कर सकता है, तो इस इनेमल को डिकम्पोज कर देता है। इनेमल को डिकम्पोज किया तो फिर डेंटाइन, सोचो इनेमल हार्डेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया तो डेंटाइन टिकेगा नहीं। नहीं, ये भी डिकम्पोज होगा। और जब तक इतना दूर होता है तो आपको दर्द पता नहीं चलता। बोलते ना कैविटी है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा सुने कभी? दांतों में कैविटी है लेकिन दर्द महसूस, दांत में दर्द नहीं। यस नोटिस किया, सर। डॉक्टर बोलता है कि आपके दांतों में कैविटी है, लेकिन Yes, बोलते हैं yes, हमको yes. तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कई बार कोई और देखे तो बताता है कि तुम्हारे दांत में छेद हो रहा है, लेकिन तुम बोलोगे हमको दर्द तो हो ही रहा। तो छेद है इतना दो, क्योंकि ये पार्ट डेड है, आपको दर्द नहीं होता। जिस वक्त वो इन्फेक्शन इस पल्प कैविटी में टच कर लेता, तो देखो यहाँ मसल है, अब इन्फेक्शन इसको खाएगा, इन्फेक्शन इसको खाएगा, जो बैक्टीरिया होगा वो इसको मसल को खाएगा, तो तुमको दर्द होगा? यस सर। होगा नहीं होगा? होगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ कट गया है और हम उस कटे हुए हाथ में नमक छिड़क रहे हैं, तो कैसा लगेगा तुमको? मजा आएगा। मजा आएगा। ठीक है, वैसा ही मजा यहाँ आता है। सोचो, ये दांत में छेद है, यहाँ इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया इसको खा रहा है, मतलब वहां पे मसल कट रहा है, खून है हल्का हल्का, और आप मस्त टेस्टी सब्जी बनाया, छोड़ो सब्जी, यहाँ कोई नॉनवेज मतलब प्योर वेजिटेरियन भी है क्या? मटन Yes. खाने यस सर। कितने लोग प्योर वेज हैं? हम है। प्योर वेज, नॉन वेज नहीं, प्योर वेज बोल रहे हैं। भैया हम। माही Pure ठीक veg. है, और सत्यम हाँ। तिवारी दो, तुम भी और ऋषा। कौन? ना हम खाते हैं। हाँ, तुमसे यही उम्मीद था, खाने के मामले में पीछे रह नहीं सकती। खासकर मटन मिल जाए शांत नहीं बैठ सकते। और हमको मुर्गा। आज तो खाए हैं। ए, छोड़ो ये सब, हम लोग बात करते हैं शुद्ध शाकाहारी पनीर का। पनीर आप में बत- चिली पनीर सब भैया लोग खाता होगा। हाँ भैया आप वेज या नॉन वेज? देखो, हम जरूरत और समय के हिसाब से सब कुछ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सामने वाला खर्चा कर रहा हो नॉन वेज है, खुद खर्चा कर रहे हो प्योर वेज है। आपसे यही एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, हम यही सुनने के लिए ये बात बोले थे। ठीक है चलो, तो हम बता रहे थे कि अगर मान लो आपका इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है और आप प्योर चिली पनीर बनाओ एकदम टेस्टी, या तीखा वाला गोलगप्पा का बात करते हैं ना, अब सोचो लाल मिर्चा आपके सलाइवा के साथ मिलकर यहाँ तक पहुंचेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? मजा आएगा। मजा आएगा। झंझनाहट। हाँ, झंझनाहट, ये जो फ्लाइंग चप्पल रिसिप्ट वाला केस होता है ना, उसमें जो झंझनाहट होता है वैसा ही सेंसोडाइन, झंझनाहट। यस सर। सेंसोडाइन वाला एज ऐसे निकालता है। हाँ, तो असल में ये उसी का बात करता है, सेंसिटिविटी उसी को बोलते हैं। आप क्या है, कुछ गर्म खाए तो गर्म चीज सीधा जाके सेल्स नर्व तक पहुंचा, नर्व तक पहुंचा तो आपको वहां पे सेंसेशन महसूस होगा, झंझनाहट उसी को बोलते हैं। ठंडा खाए फिर से सेंसेशन महसूस होगा, क्योंकि नर्व डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है, तो आप बोलोगे झंझनाहट हो रहा है। समझे? यस सर। अब यस घर में सर। किसी को सेंसिटिविटी हो तो समझाना सेंसिटिविटी कैसे होता है। गारंटी देते हैं कम से कम दूध तब तो खाओगे मिनिमम। सामने वाले को दर्द हो रहा है, उसको सिखाने चल रहे हैं, देखिए ये दर्द आनंद सर sensitivity बोलते है। हैं अपना नॉलेज अपने पास रखना और जरूरत पड़ने पे उसको निकालना, हर जगह नहीं। देखो, अपना नॉलेज जहां चाहो निकाल दो, खाली घर में मत निकालना और दोस्त के सामने, वहां गाली अच्छा। मिलेगा। बाकी कहीं भी निकालो तो तुम्हारा इज्जत ही बढ़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, घर में इज्जत नहीं मिलता। आगे तो अभी देखो, इनेमल जो है वो डिकम्पोज हुआ, डेंटाइन डिकम्पोज हुआ और पल्प कैविटी डिकम्पोज हुआ। पल्प कैविटी पे जैसे इन्फेक्शन पहुंचा आपको दर्द महसूस होना शुरू हो गया, और यहीं पे एक और बात आ गया सामने कि अगर पल्प कैविटी इन्फेक्टेड होगा और पल्प कैविटी पूरा खत्म अगर हो गया तो आपका दांत डेड हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। और आरसीटी, किसी का नाम, कोई नाम सुनो आरसीटी? नो सर। कोई नहीं सुने आरसीटी? sir. किसी के दांत में दर्द नहीं हुआ? आरसीटी दांत का एक इलाज होता है। आरसीटी का पूरा नाम होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। क्या नाम होता है? रूट कैनाल रूट कनाल हाँ, ट्रीटमेंट। देखो दांत को अगर जिंदा रखना है तो रूट कनाल को जिंदा रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? दांत को अगर जिंदा रखना है तो इस रूट कनाल को जिंदा रखना पड़ेगा।
तो दांत में मान लो कैविटी अगर पहुंच चुका है इस रूट कनाल तक, तो डॉक्टर क्या करता है कि यहाँ पे केमिकल डालकर पहले तो आपके दांत को ड्रिल करता है। किससे? ड्रिलर से, जिससे लकड़ी को छेद होते हुए देखिए दीवार को, यस सर। वैसे ही ड्रिल Yes, करता है। sir. और ये मजाक में नहीं बोल रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। दांत का डॉक्टर और हड्डी का डॉक्टर प्योर कारपेंटर होता है, हथौड़ा छेनी सब यूज करता है उसे। गंदा जब एक्सीडेंट होकर पहुंचता है हड्डी का डॉक्टर के पास, तो हड्डी का 3 टुकड़ा हुआ होता है, उस तीनों को ड्रिल करता है, फिर तीनों में स्क्रू ड्राइवर लगाकर टाइट करता है। कभी छाती का ऑपरेशन के बारे में सुने? अल्लाह सर सही में? वो मजाक लग रहा है, बिल्कुल करता है ऐसे। कभी हार्ट का ऑपरेशन सुने कि हार्ट अटैक आया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ? एक होता है एंजियोप्लास्टी, वो अलग चीज है। हार्ट का ऑपरेशन सुने कैसे होता है? सुना है, देखे नहीं है। देखिए, रिब केज को साइड करके बीच में से। हाँ, रिब केज को साइड नहीं करे। देखो यहाँ मतलब पे बीच एक में हड्डी से। होता है, देखो तुमको दिखाते हैं। यहाँ पे एक हड्डी होता है, तुम लोग भी शायद फील किए होगे, यहाँ होता है ना बीचों बीच, उस हाँ हड्डी भैया। का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम Yes, होता sir. है? स्टर्नम। स्टर्नम। Sternum. कभी कारपेंटर को लकड़ी काटते हुए मशीन देखिए, उसे घन काटता Yes, है, sir. Yes, sir. यस तो इस हड्डी को पहले काटता है, ठीक। उस हड्डी को काटने के बाद ऐसे हाथ घुसाया, ऐसे फाड़ के रिब केज को ऐसे ओपन करता है, समझे? उसके बाद हार्ट तक पहुंचता है, क्योंकि हार्ट तुम्हारे रिब केज के बीच में अंदर में, तो पहले रिब केज को खोलेगा ऐसे, उसके बाद अंदर में हार्ट पे ऑपरेशन किया। हार्ट पे ऑपरेशन करने के बाद पता है फिर क्या करता है? नमक नहीं। छिड़के। नहीं, फिर इस रिब केज को ऐसे बंद करता है। अच्छा, कभी नया मकान बनते हुए देखे हो? नया Yes, मकान sir. मतलब Yes, sir. सबसे पहले क्या करता है कि बड़ा बड़ा रॉड को, 3-4 रॉड को मिला के गोल गोल सा पिलर बनाता है। Yes, sir. उसके पास एक पतला सा लोहा का धागा टाइप होता है जिसे वो बांधता हाँ है हाँ, गोल yes, गोल। sir. पता है। वो जो पतला वाला लोहा का जो धागा टाइप होता है ना, उससे हड्डी का सिलाई करता है। हैं? सोचो, 2 छेद और यहाँ, 2 छेद, 2 छेद यहाँ, 2 छेद यहाँ, इधर से घुसाया, इधर निकाला और फिर से बांध दिया, और तब जाके ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हड्डी का डॉक्टर और दांत का डॉक्टर ये सब कारपेंटर होता है, मजदूर होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। भैया आपको किस चीज का डॉक्टर बनना है? पागलों का। पागल का ट्रीटमेंट कीजिएगा। हाँ, तो तुमको संभालना इतना आसान थोड़ा ना है। हम आपको पागल दिखते हैं? हम बोले ऐसा? तुम भाई खुद आपके बोले। कहने से लगा। चलो, तुम्हारा बात मान लिए, तुमको दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है? चलो, इतना ठीक है, इतना ठीक है। क्राउन और रूट समझकर, क्राउन बोलते हैं अपर पार्ट को जहां से इनेमल होता है, और रूट बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को। समझ गए ना सब लोग? हाँ भैया। Yes, sir. हाँ, बाकी सब एक्स्ट्रा है। मस्ती करते हुए पढ़ने का मजा ही कुछ और है, नहीं? खासकर जब उसको चिढ़ा दे जिसको चिढ़ाने में उनको मजा आता है। देखो, dental caries or root decay, tooth decay causes gradual softening of enamel and dentine. Begins when bacteria acting on sugar produce acid. देखो acid that soft or demineralizes. अभी बताए enamel में mineral होता है, mineral को हटाना is demineralization. Demineralizes the enamel. Masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. अच्छा, ये plaque क्या होता है? पीलापन जो दांत में हो जाता है। हाँ हाँ Yes, हाँ sir. हाँ, पीलापन जो होता है दांत को, उसको बोलते हैं प्लेग। ये प्लेग होता है, एक्चुअली प्लेग पढ़ते हैं। प्लेग 2 बीमारी होता है, एक होता है प्लेग, ये है प्लेग, और अभी जो पढ़े हुए हैं प्लेग। तो प्लेग और प्लेग में डिफरेंस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा डिजीज? बैक्टीरियल डिजीज। Bacterial disease. और जैसे अभी कोरोना है ना, एक समय में ये फैला था, आज से 100 साल पहले। हाँ। और जब ये फैला था तो ये भी ऐसे ही मार रहा था लोगों को जैसे आज कोरोना मार रहा है। इतना खतरनाक बीमारी है प्लेग। सर कोरोनरी आर्टरी में सर ये प्लांट्स में भी सर ऐसा होता है ना प्लेग? नहीं, प्लेग एनिमल में होता है। क्या सर, कर रहे हो? सत्यम सत्यम बोल रहे हो? नोमन कौन बोल रहे हो? शिवम सर, अच्छा, शिवम, बोलो। कोरोनरी आर्टरी में प्लेग जमा होता है ना? हाँ, वो ये वाला होता है, ये वाला। हाँ, ये नीचे वाला, ठीक। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ प्लेग और यहाँ के प्लेग में एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है, हाँ, बट वो नाम वाला सेम ही फैट देते हैं, नाम सेम ही देते हैं। हाँ, वहाँ फैट का होता है। गुड।
तुम भी बायोलॉजी वाला है क्या शिवम? यस सर। हाँ लग रहा था। तो इतना संभाल लेना, बाकियों के बस का बात नहीं होता है, एक्स्ट्रा पढ़ना बायोलॉजी में। हाँ तो हम बता रहे थे आपको इस प्लेग के बारे में। प्लेग कभी नानी या दादी लोगों से पूछोगे तो पूछ लेना, कभी कभी सुनते हो कि चूहा मर गया तो पूरा लोग गांव का गांव खाली कर देते थे, याद है? कभी सुने ऐसा? नहीं सुने? चूहा मर गया और पूरा का पूरा गांव खाली। नहीं सुने सर। दादी लोगों से पूछना, दादी या नानी लोगों से पूछोगे तो बताएंगे लोग कि पहले चूहा मर रहा ना, जहां ज्यादा चूहा मरने लगा समझ लो प्लेग फैला है, क्योंकि प्लेग का वेक्टर रैट था। प्लेग का वेक्टर कौन था? रैट। रैट। चूहा मरा और Rat. भाग चलो, दौड़ जाओ, ऐसा हालत था। खैर चलो। अच्छा, प्लेग जमने से क्या हो रहा था कि सलाइवा आपके टिप तक नहीं पहुंच पा रहा था, और फूड से जो एसिड बन रहा था उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि सलाइवा बेसिक नेचर का होता है, और जो एसिड होता है, जैसे मान लो ये है आपका दांत, किसका दांत है तुम लोग डिसाइड कर लो, ये दांत है। अतुल सर का। मेरा दांत तुम लोग है, तुमको डिसाइड करना है, मेरा नहीं है, हम अपना दांत थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ये देखो प्लेग, मान लो जो फूड का एसिड है वो यहाँ पे आके जमा हुआ और सलाइवा आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं। लेकिन जब प्लेग जम जाता है ना, तो प्लेग जमने की वजह से सलाइवा उस एसिड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं। सर तो नहीं होगा तो एसिड वहां जमा रहेगा, और जमा रहेगा तो इनेमल को डिकम्पोज करेगा, इनेमल को डिकम्पोज करेगा तो इनेमल हटेगा, फिर डेंटाइन डिकम्पोज, डेंटाइन के डिकम्पोज होने के बाद पल्प कैविटी पे इंफेक्शन लगेगा और दांत सड़ेगा, दर्द होगा, मजा आएगा। समझ गए? यस सर। Yes, इसीलिए sir. ब्रशिंग ऑफ टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। कोई दिक्कत अभी तक तो बताइए, है दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, है दिक्कत या नहीं दिक्कत? बताइए जल्दी। अरे इतना सन्नाटा क्यों है?